गुड मॉर्निंग। आज के इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन करेंगे जो जीएस का भी पार्ट है और शीत युद्ध काल की जो राजनीति थी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। इन्होंने वहाँ पे एक ऐसी भूमिका, एक ऐसा एनवायरनमेंट का निर्माण किया जिससे शीत युद्ध अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। तो इसको हम क्रम से निम्न तरह से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है आपका मार्शल योजना। ये मार्शल योजना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मार्शल थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री थे। जिस समय शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के काल में बहुत सारे जो यूरोपीय कंट्री के देश थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनमें इतना ज़्यादा आर्थिक सामर्थ्य नहीं बचा था कि वह अपनी राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ा सके। अतः वो धीरे धीरे लालचवश या किसी और कारणवश साम्यवादी खेमे में जाने के लिए विवश थे। साम्यवादी, क्योंकि जो साम्यवादी शासन व्यवस्था थी उसकी प्रकृति ही ऐसी थी कि जहाँ पर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है वहाँ पर उसका प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद मार्शल ने सोचा कि अगर यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, उनका आर्थिक पुनर्निर्माण नहीं किया जाता है, तो ये सारे पूंजीवादी खेमे के विरुद्ध जाकर के साम्यवादी खेमे में मिल जाएंगे। तो यहाँ इन्होंने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से यह सुझाव दिया अमेरिकी सरकार को कि यूरोपीय देशों को साम्यवादी खेमे में जाने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए उनको आर्थिक पैकेज दिए जाए। बाद में इनके सुझाव को मानते हुए तत्कालीन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन ने एक योजना लॉन्च की जिसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और उसके आधार पर उन्होंने जो यूरोपीय देश थे जिसमें यूनान, टर्की और भी बहुत सारे देश थे, इन देशों को आर्थिक पैकेज दिया और उन पैकेजों को देने के साथ ही उनसे यह शपथ भी दिलवाया गया कि वो लोग साम्यवादी खेमे में नहीं जाएंगे और पूंजीवादी देशों के साथ में ही रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इनकी सहायता करेंगे। तो ये सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं कि ट्रूमैन सिद्धांत का निर्माण किस लिए किया गया या मार्शल योजना को क्यों लागू किया गया, मार्शल योजना को प्रस्तुत किस देश ने किया था। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि शीत युद्ध के काल में ही कुछ ऐसे सैनिक संगठन बने जो उस समय तो विश्व को प्रभावित ही किए, अभी तक भी वो विश्व को प्रभावित कर रहे हैं और विश्व पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था जिसने शीत युद्ध के काल को काफ़ी हद तक प्रभावित किया, उसे कहा जाता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसने क्या किया कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनका एक व्यापक संगठन, सैनिक संगठन बनाया और इस संगठन का आधार था कि ये लोग सामूहिक सुरक्षा के आधार पर इस संगठन में शामिल होंगे। इसमें कहा गया कि अगर किसी भी देश पर, इसमें शामिल किसी भी देश पर कोई बाहरी देश संगठन आक्रमण करता है, हमला करता है, तो यह समस्त देशों पर आक्रमण समझा जाएगा और सभी देश मिलकर के उस आक्रमणकारी का मुकाबला करेंगे। यह संगठन जो था ये 4 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया था और जिस समय इस संगठन का निर्माण हुआ था उस समय इसमें 12 देश सम्मिलित हुए थे। बाद में धीरे धीरे इसमें शामिल देशों की संख्या बढ़ती गई और वह आज बहुत ज़्यादा है, 28 के आसपास है।
जब इस संगठन का निर्माण हो गया तो जो इसका विरोधी पक्ष था पूर्व सोवियत संघ यानी जहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, उसको भी लगने लगा कि हमको भी अपना एक मजबूत सैनिक संगठन बनाना चाहिए जिससे हम अपने विरोधी जो नाटो संघ बना है उसका सामना कर सकें। तो उसके लिए सोवियत संघ ने भी एक संगठन का निर्माण किया जिसको वारसा के नाम से जाना गया। ये जो वारसा था ये सोवियत संघ और साम्यवादी देशों का सैनिक संगठन था और इसका निर्माण 14 मई 1955 ईस्वी में किया गया। इस संगठन में भी तत्कालीन में इसका जो मुख्यालय बनाया गया वह पोलैंड के वारसा नामक शहर में बनाया गया, इसीलिए इसको वारसा संगठन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो सामूहिक सुरक्षा की भावना का विकास करना, सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना सभी देशों को, और विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना, ये इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। बाद में दोनों गुट जब बन गए, अस्तित्व में आ गए, तो ये अपना अपना विस्तार करते रहे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सैनिक अवरोध के रूप में सामने रहे। और इनके द्वारा विश्व के बहुत भागों में बहुत सारे देशों में सैनिक कार्यवाहियाँ की गई और उन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप जो शीत युद्ध की उग्रता थी वह और तीव्र होती गई। लेकिन धीरे धीरे जो वारसा पैक्ट था उसका संगठन कमज़ोर पड़ता गया क्योंकि सोवियत संघ वहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था जो अन्य सदस्य देशों को स्वीकार नहीं थी। अतः धीरे धीरे उन सदस्य देशों ने वारसा पैक्ट से अलग होते रहे और यह क्रम बढ़ते बढ़ते 1990 में वारसा पैक्ट अपने आप समाप्त हो गया, उसको भंग कर दिया गया। लेकिन जो नाटो संगठन बना था वह अभी भी क्रियाशील है और विश्व के बहुत सारे देशों में उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से अपनी सैनिक छावनियाँ बनाई हुई हैं और वहाँ पर वह उनके जो राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है। आप इसको अफगानिस्तान में, वियतनाम में, ईरान में, इराक में, कुवैत, इन सारे देशों में जहाँ पर भी संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है वहाँ पर इसकी क्रियाशीलता को देख सकते हैं। वर्तमान समय में यह इसलिए भी ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से नाटो ने समझौता किया है कि अफगानिस्तान में जो मौजूद आतंकी संगठन है तालिबान, उससे नाटो ने समझौता किया है कि वह अपने सैनिकों को वहां से वापस बुला लेगा। तो इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है क्योंकि यह विश्व के देशों में अपना प्रसार बनाए हुए है, लेकिन अभी भी यह किसी भी देश से हटने के लिए समझौता तो कर रहा है लेकिन हटने के लिए तैयार नहीं है। और इसका अभी जो समझौता हुआ उसका भविष्य क्या होगा वो तो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन संभावना यही की जा सकती है कि वह वहाँ से हटेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो सैनिक संगठन बने हुए थे या विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको व्यापक हद तक प्रभावित करते हैं और उसको अभी भी प्रभावित कर रहे हैं। जो नाटो का संगठन था इसका जो मुख्यालय जब इसका निर्माण हुआ था तो उसको पेरिस में बनाया गया था, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर इसका मुख्यालय था। लेकिन बाद में फ्रांस नाटो से अलग हो गया और इसके बाद पेरिस जो मुख्यालय था वो भी बंद हो गया। तो इसका जो नया मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में स्थापित है। तो इस प्रकार से इन तीनों पार्टों से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों को आप दृष्टिगत रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।